कल आपको हमने इसके क्षेत्र के बारे में बताया था, तमाम सारी बातें बताई आपको। कुछ लोगों का छूट भी गया है तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि वैयक्तिक भिन्नता शब्द का सबसे पहले, आपका नाम क्या है सर? हमारा नाम मनोज कुमार आजाद है। लतीफा राव, आप नई जुड़ी हुई हैं, यहाँ काफी पहले से हम पढ़ा रहे हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसकी हिंदी है वैयक्तिक भिन्नता। वैयक्तिक भिन्नता शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? बोलिए आंसर। हाँ, फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन द्वारा सबसे पहले वैयक्तिक भिन्नता का यूज किया गया। कहां पर किया इन्होंने? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बोलिए। हेरिडेटरी जीनियस। फ्रांसिस गाल्टन ने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में वैयक्तिक भिन्नता शब्द को यूज किया। ठीक है, स्पष्ट है। एक बात और जानते रहेंगे कि फ्रांसिस गाल्टन को सुजन निकी का पिता भी कहा जाता है। फ्रांसिस गाल्टन को सुजन निकी का पिता भी कहा जाता है। इस बात को आप जानते रहेंगे। इसको अंग्रेजी में अगर बोलेंगे फादर ऑफ ठीक है, ठीक है, सुजन शास्त्र का जनक। तो आप यहाँ ये बात जानते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब वैयक्तिक भिन्नता क्या है? वैयक्तिक भिन्नता, देखिए, आप जो है प्रत्येक बालक वंशानुक्रम के आधार पर, ठीक है, संवेग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और सामाजिकता के आधार पर, वंशानुक्रम या हेरिडिटरी, संवेग, इमोशन, बुद्धि, इंटेलिजेंस, संस्कृति, कल्चर, सामाजिकता, सोसाइटी या सोशलॉजिकल, इन रूपों में प्रत्येक बालक दूसरे बालक से निश्चित रूप से भिन्न होता है। कोई भी बालक किसी भी अन्य बालक से कुछ मामलों में सिमिलर हो सकता है, लेकिन वंशानुक्रम के आधार पर, संवेग के आधार पर, बुद्धि के आधार पर वह निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो ये बेस है जिसके आधार पर एक बालक दूसरे बालक से भिन्न होता है और इसी भिन्नता को वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसी में लिख लेंगे आप। स्किनर की एक परिभाषा है, लिख लीजिए। स्किनर के अनुसार मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू, पहलू को पक्ष भी कहते हैं, प्रत्येक पक्ष वैयक्तिक भिन्नता का अंश है।
वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। स्किनर ने कहा अपनी परिभाषा में कि मापन किया जाने वाला प्रत्येक पहलू या पक्ष वैयक्तिक भिन्नता का अंश है। अब देखिए बात क्लियर एकदम हो गई कि वैयक्तिक भिन्नता क्या है, मात्रात्मक है, या इसी को बोलेंगे संख्यात्मक। ठीक है, तो एकदम क्लियर आप जानते रहिए वैयक्तिक भिन्नता कैसी होती है, मात्रात्मक या संख्यात्मक, गुणात्मक नहीं होती है, गुणात्मक नहीं होती है बल्कि मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। चलिए यहां तक बात क्लियर हो गई। जिस किसी के ना समझ में आया हो तो पूछे। तो स्पष्ट रूप से आप जानते रहिए कि बालक जैविक या बायोलॉजिकल स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सांवेगिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर, एक बार और हाँ बता रहे हैं कि प्रत्येक बालक वंशानुक्रम या जैविक किसे भी कहते हैं, बायोलॉजिकल, सांवेगिक स्तर पर, इमोशनल, बुद्धि या मानसिक स्तर भी कह सकते हैं इसको, मेंटल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर और सामाजिक लेवल पर, यह जो है दूसरे बालक से भिन्न होता है, या इन्हीं कारणों के द्वारा एक बालक दूसरे बालक में भिन्नता आती है जिसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। चलिए इतनी बात हो गई। और दूसरी बात हमने बताया कि वैयक्तिक भिन्नता शब्द का यूज सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडेटरी जीनियस में इसका उल्लेख किया। फ्रांसिस गाल्टन को सुजननिकी का पिता या फादर ऑफ इग्नियस भी कहा जाता है। ठीक, तीसरी बात हमने बताया कि वैयक्तिक भिन्नता मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। अभी हमने स्किनर की परिभाषा बताई आपको कि स्किनर ने कहा कि व्यक्तित्व का वह पक्ष, वह पहलू जिसका हम मापन कर सकते हैं उसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब स्पष्ट है, वैयक्तिक भिन्नता मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक, गुणात्मक नहीं होती है। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी एक एक करके हम बताते हैं। देखिए एक बात और बताई थी आपको कि वैयक्तिक भिन्नता के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वैयक्तिक भिन्नता के प्रकार, इसको हमने बताया था आपको कि यह दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है वंशानुक्रम के आधार पर, या इसी को हेरिडेटरी भी कह सकते हैं। दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट या अर्जित, एक्वायर्ड, अंग्रेजी में बोलेंगे एक्वायर्ड। एक्वायर्ड, ठीक है। दो आधार पर हमने बताया था कि व्यक्ति भिन्नता के प्रकार दो आधारों पर है, वंशानुक्रम और
वातावरण के आधार पर। अब यहाँ आपको जानना है कि कौन सी व्यक्तिक भिन्नता वंशानुक्रम के आधार में आती है, कौन सी व्यक्तिक भिन्नता वातावरण या अर्जित होती है। देखिए स्पष्ट रूप से आप जानते रहिए, आपको बताया भी गया है कि वंशानुक्रम है क्या, माता पिता पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में आना आनुवांशिकता कहलाता है, ठीक। और उन लक्षणों का आना जो है वह वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। इसका अध्ययन एक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है जिसे आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक साइंस कहा जाता है। आपको यह भी बताया गया है कि जेनेटिक साइंस के जनक कौन है, फटाफट बोलिए, आंसर दीजिए। आनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? मेंडल, सर ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम उनका है ग्रेगर जॉन मेंडल। आप लोग गलत लिख रहे हैं, आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, ये आनुवांशिकी विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। इन्होंने ही कहा कि माता पिता या पूर्वजों के लक्षण संतानों में प्रवाहित होते हैं, संतानों में प्रवाहित होते हैं। किसके माध्यम से प्रवाहित होते हैं? जीन्स के माध्यम से। तो जीन्स को हिंदी में पित्रैक कहते हैं, ठीक। जीन्स के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। हमने आपको ये भी बताया कि जीन्स कहाँ लगे होते हैं, जीन्स गुणसूत्रों पर लगे होते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाए जाते हैं, ठीक। क्लियर है यहां तक? आगे देखेंगे। एक बात ये भी जानते रहिए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, लिखकर बताइए आप लोग, मैसेज करिए। गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? गुणसूत्रों की संख्या 46 या 23 जोड़ी, ठीक। इसमें से 22 एक ही प्रकार के होते हैं और एक जोड़ी अलग होता है, ठीक है। 22 जो है एक ही प्रकार के होते हैं और एक जो है अलग होता है। तो 22 जो ये होता है इसको ऑटोसोम कहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम, गुणसूत्र की अंग्रेजी क्रोमोसोम, ठीक। ऑटोसोम, और इसको जो है एक अलग है जो इसको सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि यही एक जो गुणसूत्र है यही लिंग का निर्धारण करता है, लिंग निर्धारण, यही एक गुणसूत्र। तो यहाँ पर एक बात और भी आप जानते रहेंगे कि लिंग का निर्धारण कौन करेगा? पुरुष। संतान लड़की होगी या लड़का होगा इसकी जिम्मेदार कौन है? पुरुष, क्योंकि पुरुष का ही 23वां गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। महिलाओं में सब सेम सेम होता है। चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। एक बार फिर से देखिए, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 एक जैसे होते हैं जिसको ऑटोसोम क्रोमोसोम कहेंगे, और एक अलग होता है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यही एक जो अलग होता है यही लिंग का निर्धारण करता है, और यह जो है पुरुष में पाया जाता है। इसका मतलब महिलाओं में 23 के 23 जो है सेम होते हैं या ऑटोसोम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछे। चलिए आगे देखिए। तो वंशानुक्रम के आधार पर जो भिन्नता है वह आपको हमने बताया भी है। शारीरिक गठन के आधार पर भिन्नता है, रंग रूप के आधार पर भिन्नता है, बुद्धि के आधार पर भिन्नता है, स्वभाव या टेम्परामेंट के आधार पर भिन्नता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम के आधार अंतर्गत ये पहला आ गया
कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से शारीरिक गठन के आधार पर भिन्न हो सकता है, रंग रूप में भिन्न हो सकता है, बुद्धि के आधार पर भिन्न हो सकता है और स्वभाव के आधार पर भिन्न हो सकता है। ठीक है। बुद्धि बुद्धि जन्मजात शक्ति है। बुद्धि का वातावरण अच्छा मिला तो उसका विकास होता है, यद्यपि बुद्धि में वृद्धि नहीं होती, बुद्धि का विकास होता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया पहला। तो हम अभी वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला हो गया, लिख लीजिए चाहे तो आप। एक बात तो यहां पर आप ये भी जानेंगे कि कुछ जो है बीमारियां भी हमें आनुवांशिकी द्वारा प्राप्त होती हैं, जिसे आप आनुवांशिक बीमारी भी कहते हैं, जैसे डायबिटीज या मधुमेह आनुवांशिक बीमारी है। स्नोफीलिया, इसी का बिगड़ा हुआ रूप अस्थमा कहलाता है। स्नोफीलिया जब बिगड़ जाएगा तो कहलाता है अस्थमा, ये भी आनुवांशिक बीमारी है। एलर्जी, ये भी आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। इसके अलावा हार्ट डिजीज, ये भी आनुवांशिक है। ठीक है। एक आपने, चलिए तो ये जानते रहिए कि आनुवांशिकता द्वारा हमें बीमारी भी प्राप्त होती है। इसका मतलब माता पिता के जो गुण है, जो शारीरिक बनावट है, जो रंग रूप है, बुद्धि है, स्वभाव है, वो मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ अगर उन्हें कोई बीमारी है वो भी हमें मिल सकती है या मिलती है। ठीक है। तो पहला ये हो गया। चलिए दूसरा देखिए, नंबर 2 पे आते हैं कि वंशानुक्रम के सर हीमोफीलिया। हाँ, हीमोफीलिया को ही बताने चाह रहा था। हीमोफीलिया भी एक बीमारी है जो कि आनुवांशिक है। एक है, आप जानते रहिए, वर्णांधता। वर्णांधता ये भी आनुवांशिक बीमारी है, जिसको आप बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांध जो होता है उसे लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ये जानते रहेंगे, वर्णांधता भी आनुवांशिक बीमारी है, हीमोफीलिया भी आनुवांशिक बीमारी है। चलिए दूसरा देखिए, बुद्धि के स्तर पर, यद्यपि हमने बुद्धि बता दिया फिर भी आप जानते रहिए कि बुद्धि के स्तर, बुद्धि भी जो है वंशानुक्रम से प्राप्त है, तो बुद्धि के स्तर पर भी अंतर होता है। बुद्धि के स्तर पर वैयक्तिक भिन्नता, आप हेडिंग डाल लेंगे चाहे तो, बुद्धि के स्तर पर वैयक्तिक भिन्नता। ये देखिए, आपको बताया गया है कि किसी बालक की आईक्यू 90 से 110 है। इसका मतलब वो कैसा बालक है? सामान्य बालक है। सामान्य बालक है। जिसकी आईक्यू 140 से अधिक है वो गॉड गिफ्टेड बालक माना जाता है, प्रतिभाशाली के अंतर्गत आएगा। प्रतिभाशाली। और जो 89 से कम है जिनकी आईक्यू, वो बालक मंद बुद्धि बालक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 25 है मान लीजिए आईक्यू, इसका मतलब बालक इडियट है। तो बुद्धि के आधार पर भी बालक जो है, बालकों में भिन्नता पाई जाती है। चलिए अगला चलते हैं, नंबर 3 देखिए। नंबर 3 है स्वभाव के आधार पर। स्वभाव के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता जो है होती है। स्वभाव जो है हमें वातावरण से, स्वभाव में 2 बातें हैं, आप जानते रहिए। यहाँ पर वंशानुक्रम से भी स्वभाव मिलता है और कुछ मात्रा में हम अर्जित भी करते हैं। लेकिन आप यहाँ स्पष्ट रूप से जानते रहिए कि मुख्यतः स्वभाव जो हमारा होता है हमारे वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है।
कुछ मात्रा में हम अर्जित भी करते हैं। ठीक है, बहुत उग्र स्वभाव के हम हो गए या हमें बहुत उग्रता हमें मिली हुई है वंशानुक्रम से, लेकिन वातावरण शांत है, वहां अपने को आप जो है अपने जो उग्रता है उसको दबा के रखेंगे, कंट्रोल में करके रखेंगे, तो ये हो सकता है। लेकिन नेचुरली आपका स्वभाव क्या है? उग्र स्वभाव। ठीक है, तो शांत स्वभाव के बालक होते हैं, सौम्य, उग्र स्वभाव, क्रोधी स्वभाव। तो स्वभाव के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता किसके अंतर्गत होती है? वंशानुक्रम के अंतर्गत। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, नंबर 4 पर आ जाइए। क्षमता के आधार पर, क्षमता के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, एबिलिटी। सभी की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। कोई किसी वस्तु या चीज को जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है, किसी के लिए सामान्य सी क्रिया भी कठिन हो जाती है, वो मना ही कर देता है। तो ये सब कुछ मिलाकर क्या कहलाएगा? उसकी क्षमता। बालक अपनी क्षमता के आधार पर अगर चीजों को सही ढंग से सीख पाता है, उसकी स्थिति अच्छी है। तेज सीख पाता है तो इसका मतलब बढ़िया, बहुत अच्छी स्थिति का बालक है, और उसके जो वंशानुक्रम है वो बहुत अच्छा है। ठीक, सामान्य सी क्रिया को सही ढंग से नहीं सीख पा रहा है, इसका मतलब उसका वंशानुक्रम ठीक नहीं है। हाँ, इसमें जरूर है कि इसमें एडुकेशन भी शामिल है, इन्वायरमेंट भी शामिल है, लेकिन वास्तव में जो आपकी आंतरिक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वह आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। तो उसको उसमें कहीं ना कहीं वंशानुक्रम का रोल होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांचवा देखिए। अभी कल आपको पढ़ाया था लिंग के आधार पर भिन्नता, लिंग के आधार पर भिन्नता। ठीक है, लिंग के आधार पर व्यक्तिक भिन्नता कैसे होगी? आपको हमने बताया था कि पुरुष महिलाओं से भिन्न होते हैं, या बालक बालिका से भिन्न होता है, तो किस रूप में भिन्न होगा? आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बौद्धिक आधार पर भिन्न है, मानसिक आधार पर भिन्न है, ठीक है, शारीरिक क्षमता के आधार पर भिन्न है। नहीं, ऐसा नहीं, ये नकारात्मक हो जाएगा। यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आप कह रहे हैं, तो यह आप जो भी क्वेश्चन ऐसा अगर समझ के करेंगे, वह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जानते रहेंगे कि जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं भाषा को जल्दी सीखती हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन या उस उच्चारण अच्छे ढंग से कर पाती हैं, अपेक्षा की पुरुष के। दूसरी बात, उनमें सहनशीलता ज्यादा होती है। ठीक, उनमें उनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा मजबूत होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो तीन बातें हमने यही बता दिया, भाषा के आधार पर, सहनशीलता के आधार पर, और मेमोरी या स्मृति स्तर के आधार पर पुरुषों से महिलाएं ज्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, हाँ, दूसरी बात, टेक्निकल व्यू से अगर देखें, तकनीकी क्षमता के व्यू से महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा उतना मजबूत नहीं होती। इसका मतलब यह ऐसे कह सकते हैं, तकनीकी क्षमता की दृष्टि से महिलाओं की अपेक्षा पुरुष मजबूत होते हैं। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपको कल ये भी बताया था हमने कि महिला बालिकाएं चलना और बोलना बालकों की अपेक्षा जल्दी सीखती हैं। ठीक है, उनमें परिपक्वता जल्दी आती है, बालिकाओं में परिपक्वता बालकों की अपेक्षा जल्दी आती है, उनका शारीरिक विकास भी जल्दी होता है। तो ये लिंग के आधार पर भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर नहीं आपको लेक्चर से काम ना चले तो आप बताएंगे तो हम लिखवा भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला, व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता, छठा नंबर है। व्यक्तित्व के आधार पर भिन्नता। व्यक्तित्व एक बड़ा टॉपिक है, आपने टेट में पढ़ा होगा। जैसे को थांडाइक ने कहा कि व्यक्ति जो है बुद्धि के द्वारा 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाला होता है। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि का व्यक्ति, सामाजिक बुद्धि के व्यक्ति में वे लोग आते हैं जैसे कुशल राजनीतिज्ञ, अच्छा मित्र, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग सामाजिक बुद्धि में आते हैं। मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि माने जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसी को देख करके अपनी बुद्धि के द्वारा क्रिया करने वाले लोग मूर्त बुद्धि में आते हैं। इंजीनियर, ठीक है, टेक्नीशियन, कारीगर, ये सभी किसमें आएंगे? मूर्त बुद्धि में। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि में चीजें दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उसके बाद भी वह अपनी बुद्धि द्वारा क्रिया कर रहे हैं। तो इसमें कौन लोग आएंगे? साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, चिंतक हैं, चित्रकार हैं, ये सारे लोग आते हैं। चलिए इनको आपने जान लिया, ठीक। हाँ, वैज्ञानिक बोला हमने, फिर से एक बात देख लेंगे। सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि में सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा मित्र, कुशल राजनीतिज्ञ या नेता, सामाजिक बुद्धि में। मूर्त बुद्धि में इंजीनियर, ठीक, टेक्नीशियन, कारीगर, ये सारे लोग आते हैं। अमूर्त बुद्धि में साहित्यकार, वैज्ञानिक, कवि, हाँ साहित्यकार में सभी आ जाएंगे, कवि भी आता है साहित्यकार में ही। इसके अलावा दार्शनिक, चिंतक, चित्रकार, ये सब आते हैं। तो थांडाइक ने ये कहा था। आप फ्रायड को देखिए, फ्रायड ने कहा मन के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, और उन्होंने कहा कि इदम, अहम, पराहम, ठीक, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। मन के आधार पर 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की, किसने की? फ्रायड ने। इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। मन क्या? मन को 3 प्रकार का इन्होंने बताया था, कौन कौन सा है? इन्होंने कहा कि चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन, 3 प्रकार के मन की बात की। और सबसे बढ़िया मन इन्होंने कौन सा बताया था? आंसर करके बताइए आप लोग। सबसे बढ़िया, फ्रायड ने सबसे बढ़िया या सबसे अधिक महत्व किस मन को दिया था? बोलिए बोलिए फटाफट। हाँ ठीक है, प्रतिभा राव। अवचेतन, सालू गुप्ता। अचेतन, ठीक है। अचेतन मन को इन्होंने सबसे सुपर बताया, और इन्होंने कहा कि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं वह 1/10 भाग चेतन मन द्वारा प्राप्त करते हैं, बाकी 9/10 भाग हम अचेतन मन के द्वारा। इसका मतलब बहुत सारी बातें सोचते हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, इसका मतलब वो अतृप्त होती हैं, और वह किसमें होती हैं? अचेतन में। हम केवल और केवल 1/10 काम ही चेतन मन द्वारा कर पाते हैं, ठीक है। चलिए
एक बात इन्हीं के शिष्य जो हुए कार्ल युंग या जुंग भी कह देते हैं, इन्होंने कहा कि मन के आधार पर ही अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी तीन प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं। अंतर्मुखी केवल अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी, बहिर्मुखी जो सामाजिक लोग होते हैं, दूसरे की समस्याओं में शामिल होते हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं, बढ़ाते नहीं है समस्या को बल्कि दूर करने का प्रयास करते हैं। उभयमुखी इन दोनों का मिश्रित रूप है। ठीक है, आप भारतीय दर्शन देख लीजिए। भारतीय दर्शन में भी तीन प्रकार के लोग कहे गए हैं। रजोगुणी सबसे उत्तम जो है सतोगुणी, मध्यम किस्म के लोग रजोगुणी और निकृष्ट किस्म के लोग तमोगुणी। ठीक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, ये तीन प्रकार के लोगों की बात की गई, तीन प्रकार के व्यक्तित्व की बात की गई है। तो व्यक्तित्व के आधार पर अंतर होता है जो कि व्यक्तिक भिन्नता को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर देखिए, परिपक्वता के आधार पर। वैयक्तिक परिपक्वता या मेच्योरिटी के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। अब देखिए, बालक परिपक्व कब होगा? जब उसके परिवार का वातावरण परिपक्व अच्छा होगा। लेकिन ये बात आ रही है वंशानुक्रम में। परिपक्वता जो है कहां पर आ रही है? वंशानुक्रम में। हम आपको वंशानुक्रम का लिखा रहे हैं तो वंशानुक्रम में आ रही है। इसके मतलब इसके पीछे जो है माता पिता पूर्वजों का भी योगदान है उसकी परिपक्वता में। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टेम्परामेंट है या जो स्वभाव है परिवार के लोगों का, उस स्वभाव से आप भी रचे बसे हैं। तो ये स्वभाव जो है आपकी परिपक्वता पर जो है प्रभाव डालेगा निश्चित रूप से। तो उसके आधार पर आप में समायोजन की क्षमता, अनुकूलन की क्षमता, और आप जानते हैं सबसे बेस्ट कौन सा है? समायोजन। ठीक है, तो समायोजन जो है यह, अगर आपका स्वभाव उग्र स्वभाव है तब आप समायोजन करने में असफल रहेंगे। स्वभाव आपका शांत है, सौम्य है, तो आप समायोजन करने में सफल रहेंगे। और समायोजन करने में सफल रहेंगे तो प्रत्येक काम करने में आप सफल हो जाएंगे। इसका मतलब परिपक्वता के स्तर को आप उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ स्वभाव कहाँ से मिला? अनुवांशिकी से, वंशानुक्रम से। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहां पर प्रभाव डालता है क्या? उम्र भी परिपक्वता को दर्शाता है। शिक्षा, ये भी परिपक्वता को दर्शाता है। अब शिक्षा की बात कह दी गई तो शिक्षा में औपचारिक अनौपचारिक दोनों माध्यम की बात हो गई। ठीक है, तो परिपक्वता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह उम्र और शिक्षा भी है। इसके अलावा स्वभाव है, वंशानुक्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और है, लास्ट देख लीजिए आप इसको,
अभिक्षमता, अभिक्षमता के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। ठीक है, देखिए अभिक्षमता भी जन्मजात होती है, या क्या होती है, जन्मजात होती है। इसीलिए इसको भी, इसीलिए अभी बता रहे हैं समायोजन जन्मजात, अभिक्षमता जो है जन्मजात होती है, इसीलिए इसको वंशानुक्रम में रखा गया है कि अभिक्षमता के आधार पर भी बालक जो है दूसरे बालक से भिन्न होता है। अभिक्षमता को अंग्रेजी में एप्टीट्यूड कहते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, तो अगर आप में क्षमता नहीं है तो आप किसी भी स्किल को एक्वायर नहीं कर सकते हैं, अर्जित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप में पेशेंस होना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए, तब आप जाकर किसी स्किल को अर्जित कर पाएंगे। पेशेंस ये क्या है, अभिक्षमता। ठीक है, चलिए अब देखिए एक लोग का प्रश्न है कि समायोजन क्या है। समायोजन एक गुण है, एक एबिलिटी है व्यक्ति को अपनी समस्याओं के निदान करने में, ठीक, दूसरों की समस्याओं के निदान करने में, अपने को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने या सफल करने में उसकी आवश्यकता होती है। समायोजन का तात्पर्य है कि सामान्य परिस्थिति में अपने को ढाल लेना, सामान्य परिस्थिति में अपने को ढाल लेना, या ऐसे कह सकते हैं कि बिना किसी विरोध के, बिना किसी जो है किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी का अवरोध बने, जब हम अपने कार्य को करने में दक्ष हो जाते हैं, अपने सफल हो जाते हैं, ठीक है, अपनी समस्या का निदान कर लेते हैं, तो यह कहलाएगा समायोजन। ठीक है, हम किसी के काम में कोई रोड़ा नहीं डालते हैं, किसी के काम का विरोध नहीं करते हैं, उसके बाद भी अपने काम को हम कर ले जाते हैं, यह कहलाता है समायोजन। चलिए समायोजन का एक चैप्टर ही पूरा है, उसको पढ़ाते हैं बाद में। यहां तक आपने कर लिया, आगे देखिए। टाइम ओवर हो गया, थोड़ा सा और देख लेंगे। अभी तक आपने पढ़ा वंशानुक्रम का, अब पढ़ेंगे वातावरण का। वातावरण या इसी को एक्वायर्ड ने बताया, अर्जित, अर्जन कर लीजिए, शब्द सही रहना चाहिए, अर्जन के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें पहला तो है सामाजिक भिन्नता। पहला है सामाजिक भिन्नता। देखिए आप व्यक्तित्व में अभी आपने पढ़ा कि बहिर्मुखी स्वभाव, अंतर्मुखी स्वभाव, उभयमुखी स्वभाव, ये जो है आपकी सामाजिकता को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज को, समाज से जुड़ा रहेगा, समाज के आगे बढ़ने में उसकी भूमिका रहेगी, तब वह सामाजिक प्राणी का होने का सही मूल्य चुका पाएगा, या उसके अस्तित्व का महत्ता है। लेकिन आप देखेंगे समाज में तमाम सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको केवल अपने तक ही बात रखनी होती है, तो इस आधार पर कुछ लोग जो है लोगों से भी मिलते जुलते रहते हैं, उनकी भी समस्याओं को सुनते कहते रहते हैं। तो इन आधारों पर जो है सामाजिक भिन्नता
आती है। यह भिन्नता किस क्यों आएगी, किस कारण से आएगी? वातावरण से। आपके परिवार में अगर वातावरण एक दूसरे का सहयोग करने का है, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का है, तो आप सामाजिक रूप से अच्छे व्यक्ति बनेंगे। अगर वातावरण ऐसा नहीं है, उग्र वातावरण है, लड़ाई झगड़े वाला वातावरण है, तो आप सामाजिक प्राणी सही मानने में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप जहां भी जाएंगे वहां समस्या क्रिएट करेंगे। तो ये सामाजिक भिन्नता के आधार पर व्यक्ति भिन्न होता है। दूसरा बात देखिए, सफलता, अचीवमेंट। सफलता भी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से या एक बालक को दूसरे बालक से भिन्न बनाती है। देखिए, अब ये सफलता किसके द्वारा प्राप्त होगी? इसमें कई सारे कारक हैं। पहला तो शिक्षा महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। दूसरा है स्किल, तीसरा है एबिलिटी। तो ये सारे कुछ आपको, और एक और अगर बात कहेंगे तो सही टाइम, ये सब मिलकर किसी व्यक्ति को सफल बनाते हैं या असफल बनाते हैं। तो यह इस आधार पर भी एक व्यक्ति वातावरण, हाँ हिंदी अभी चलेगी, बस 2 मिनट का समय और लेंगे हम। चलिए आगे देखिए, तीसरा संस्कृति। इस आधार पर अलग अलग संस्कृति तो अलग अलग व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। इसका मतलब व्यक्तित्व के या वैयक्तिक भिन्नता में संस्कृति का भी रोल है। खान पान अलग है, त्योहार अलग है, बोली भाषा अलग है, तो ये प्रभाव जो है डालती है। इसके अलावा देखिए, अगला देख लेंगे, सीखने का तरीका। लर्निंग स्टाइल जो है यह भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग देखकर चीजों को सीखते हैं। ये इनकी मात्रा जो है 65% है। विजुअली सीखते हैं लोग तो 65% लोग जो है देखकर सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा 25% लोग एक्टिविटी द्वारा करके सीखते हैं और 5% लोग सुनकर सीखते हैं। देखिए, सीखने का जो तरीका है, 65% लोग देखकर सीखते हैं, 25% लोग करके सीखते हैं और 5% लोग सुनकर सीखते हैं। तो ये एक औसत है सीखने का तरीका। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो आज के उसमें माना जा रहा शिक्षा में, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये वाला ज्यादा माना जा रहा है। ये इसका परसेंटेज कम है, तो इसी को आगे बढ़ाना बाल मनोविज्ञान का लक्ष्य भी है। चलिए एक और देख लीजिए, भाषा। हम मातृभाषा अपने परिवार से सीखते हैं और अन्य भाषाओं को वातावरण से सीखते हैं। साथ ही साथ जो मातृभाषा है उसमें और परिपक्वता लाना भी वातावरण उसमें शामिल है। विद्यालय, इसमें मुख्य कारक कौन सा है? विद्यालय, पास पड़ोस, खेल का मैदान, ये हमारी भाषा में परिपक्वता लाते हैं, ठीक है। एक और देख लेंगे, छठा अभिवृत्ति, दृष्टिकोण या एटीट्यूड। एटीट्यूड भी हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करने में सहायक है और साथ ही साथ यह व्यक्तित्व के रूप में या वैयक्तिक रूप में एक दूसरे से भिन्नता को भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आज की क्लास हमने जो पीछे क्लास से पढ़ाई गई थी उसी को हमने समराइज कर दिया है। अब कुछ और अगर शेष बचेगा तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक है, अब आगे हिंदी की क्लास चलेगी।
सभी को धन्यवाद।